हमरा 4 सितंबर 1870 को वापसी का सफ़र शुरू किया। इसी दौरान सर सैयद ने अपने छोटे बेटे महमूद का कैम्ब्रिज स्कूल लंदन में एडमिशन करवा दिया था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का तालीमी निज़ाम के सिलसिले में आपने गहरा मुताला किया था। कई स्कीमें, कई जागती आंखों के ख्वाब लेकर आप लंदन से बम्बई जाने वाले पानी के जहाज़ में सफ़ार हुए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी इकलौती चहेती बेटी आमना, जिसे आप अपनी बहन सफ़ियतुन्निसा बेगम के पास दिल्ली छोड़ आए थे, उस बच्ची का बीमारी के बाद इंतकाल हो गया था। उसी ज़माने में कम्युनिकेशन के वो ज़राए मौजूद न थे जो आज हैं। ज़ाहिर है सर सैयद आले रहमा जब 2 अक्टूबर 1870 को बम्बई पहुँचे और 5 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे तो आपकी चहेती बेटी मिट्टी ओढ़कर अपनी कब्र में सो चुकी थी। बीवी की जुदाई के गम को तो बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन बेटी की मौत ने उन्हें इतना वहशतज़दा कर दिया कि फिर उसके बाद वो कभी दिल्ली में नहीं ठहरे। 24 दिसंबर 1870 को आपने तहज़ीबुल अखलाक नामी एक महाना रिसाला जारी किया, जिसके फ्रंट पेज की प्लेट आप लंदन से ही बनाकर लाए थे। 26 दिसंबर 1870 को आपने एक कमेटी बनाई जो हिंदुस्तान में एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर बनाने के सिलसिले में काम करेगी, और आपने न्यूज़पेपर्स में नोटिस जारी किए, लोगों से तबादले ख्याल किया कि वो किस किस्म का एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं। लोगों ने अपनी राय लिखी, चंदे की दरख्वास्त की, जिस पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10 और हैदराबाद के नवाब सालार जंग ने 40,000 रुपये देने का वादा किया। 25 सितंबर 1872 को कॉलेज फंड कमेटी ने इश्तिहार देकर लोगों से मशवरा मांगा कि वो किस शहर में कॉलेज कायम करना चाहते हैं। 5 नवंबर 1872 में शहर अलीगढ़ में मुजव्वज़ा कॉलेज को कायम करना तय था। नहीं मिल रहा है, कमाल है। मस्जिद में ही मजाक करने से बात नहीं आती। अरे भाई, जब सैयद अहमद खान जैसा बहरिया मस्जिद में आएगा तो यही होगा ना। अरे क्या करो, ठहरो, पागल हो। वो जूते का हार हो गया। जिन साहब ने मुझे जूतों का हार पहनाया है, मैं उनसे खफा नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ही काम किया है। कम से कम अपने जूतों को लेने के बहाने आप रुके तो सही, अब मेरी बात सुनेंगे तो सही। अभी तो ये शानदार मस्जिदें, ये खानकाहें, ये इमाम बारगाहें हम क्यों बनाते हैं? ताकि क़यामत के दिन इनका सवाब और हश्र में हमें इनका बदला मिल सके। अगर मेरा ख्याल सही है तो इंसान ये नेकी के काम खालिस खुद गर्जी के तहत करता है। इसमें खुदा की मखलूक की हमदर्दी का उन्सुर शामिल नहीं होता। लिल्लाह, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं नेकी के कामों को बुरा समझता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान के फ़र्क को समझा जाए। कौम की जो हालत है, वो जिस पस्ती की तरफ माइल है, उसे आपके जोश और आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है। और कौम की सबसे बड़ी हमदर्दी ये होगी कि आला तालीमी इदारे कायम किए जा सके। मौला अली का कौल है कि जिसके पास तालीम, जिसके पास इल्म नहीं होता, उसके पास जो कुछ होता है चला जाता है, और जिसके पास तालीम या इल्म होता है, उसके पास जो कुछ नहीं होता वो आ जाता है। जब आप कोई मस्जिद बनाते हैं या अपना घर तामीर करते हैं तो उसमें हर किस्म का मजदूर कुली काम करता है, बदअकीदा बुत परस्त काम करता है। लेकिन जब वो मस्जिद बन जाती है या आपका घर तामीर हो जाता है तो उसमें इबादत करते हुए और उस घर में रहते हुए आपको कभी ये ख्याल नहीं होता कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा था। मुझे भी एक काफिर
मुर्तिद, हकीर, जलील, मजदूर समझ लीजिए और ये घर बनने दीजिए। जब ये कॉलेज बन जाएगा तो आप भी भूल जाइएगा कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा है। क्या आप मुझ बदबख्त की नामे सियाह शामत अमाल से अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब और खस्ता करना चाहते हैं? नहीं ना? तो अपने जूते लीजिए और मुझे चंदा दीजिए। ये जूतों का हार है, जूते अब बहुत महंगे हो गए, बगैर चंदा लिए नहीं मिल सकते, पैसे देने पड़ेंगे सर सैयद ने पहले अपने दोस्तों से मदरसतुल उलूम कायम करने के लिए चंदा इकट्ठा किया और जब दोस्त चंदा देते देते थक गए तो मौसूफ गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल खड़े हुए। सर सैयद की चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाकया, सर सैयद ने बनारस की एक हवेली के दरवाजे की कुंडी भरी दोपहर में खटखटा दी। अरे कौन है कमबख्त? बड़ी मुश्किल से बबुआ को नींद आई थी। रामू, ए रामू, कौन है बे? आप छोड़ेंगे नहीं बेटा तुमको। काहे भाई दोपहरिया में कुंडी खटखटाया रे? कितनी मुश्किल से मलकिन बबुआ को सलाद रही, तुमने कुंडी धड़धड़ा के तो पूरा होशियार कर दिया। अरे अब उस सामे को सोएगा और रात होते ही तुमने सोट बैठेगा। मलकिन और मालिक की पूरी रात हुई कारण। अरे यही बबुआ के जगने के चक्कर में 4 बरस से भैया 4 बरस से एक ही बबुआ लिए बैठी है। शादी पढ़ के नहीं दे पा रही है भैया, क्या देखो धोती नहीं दिला पा रही। जाओ जाओ बाबा, हमारे मलकिन के गुस्सा से हमारे साहिब भी बहुत डरते हैं। जाओ जाओ पता नहीं निकलो, जाओ जाओ। हम कुछ लिए बगैर नहीं जाते बाबा। अरे रे 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 लिए बगैर नहीं जा रहे। अरे यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। ए रामू के बच्चे, कुंडी किसने बजाई बे? बबुआ को जगा दिया। अरे मलकिन ये बूढ़े पापा ने कुछ मांग रहे हैं, मांगने वाले नहीं। देखिए, हम एक कॉलेज बना रहे हैं, उसी के लिए चंदा मांगने निकले। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इल्म बेदारी के लिए मुनासिब जगह होगी। रामू, तू कहाँ मर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? अरे मलकिन हम अपनी जूती उठाने गए तो कुत्ता फाड़ दिया था, दरवाजा भिड़का दी कि कहीं कुत्ता सोच रहा फिर से ना घुस जाए, तब से पापा कुंडी धड़धड़ा दी। यही टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल। देखिए, डाल। आप मेरी बात सुन लीजिए। ये कॉलेज हॉस्टल के साथ होगा, बोर्डिंग कॉलेज होगा, बोर्डिंग। आप जैसे रईस लोग अपने घर में ट्यूटर्स रख के तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन इस माहौल का क्या कीजिएगा? वो जाहिल और बुरी सोबतों से नहीं बचने वाला। देखिए, जैसे कि अगर किसी गिलाजत के ढेर में, कीचड़ में गुलाब लगा दिया जाए तो वो अपनी खुशबू खो देता है। अच्छा, हमार घर गंदगी का ढेर हुआ। रामू, मैं तुझसे क्या कही थी? बाबा, तुम दोपहरिया में बोर्डिंग के बच्चों को भी सोने नहीं दोगे कि बढ़िया धड़धड़ा के जगा दोगे। हम तोहें ऐसा चंदा देंगे कि किसी ने कभी किसी को नहीं दिया होगा। अरे आप बड़ी दयालु हैं। दयालु? और हम दया गई आलू लेने। तोरे खटखटाने से हमारे लल्लन की नींद उड़ गई। हम तोरे होश उड़ा देते। रामू, तू सुन रहा है कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ? ये टूटी जूती उठा और इसकी झोली में डाल, वरना इसी टूटी जूती से मार से। बाबा, यही है हमार तरफ से तोरे कॉलेज के लिए चंदा। कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्टल बनवाएंगे। सर सैयद के चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाकया। सर सैयद नवाब रामपुर से चंदा मांगने पहुंचे
और उनसे चंदे के लिए इतना तकाजा किया कि नवाब रामपुर ने चिल्लाकर ये कह दिया कि मैं आपको 1 रुपया तक नहीं दूंगा। सर सैयद को भी जिद सवार थी। उन्होंने नवाब रामपुर से कहा कि मैं आपसे चंदा लेकर रहूँगा। नवाब रामपुर का मामूल था कि वो जुमे की नमाज के बाद रामपुर की जामा मस्जिद के बाहर बैठे हुए फ़कीरों में सदक़े की कन्या, दुकन्या और चवन्नियाँ तकसीम करवाते थे। सर सैयद ने भी इन फ़कीरों की कतार में बैठकर 1 रुपया हासिल किया और रसीद नवाब रामपुर को दी। नवाब साहब ने जिद होकर 10,000 रुपये की खतीब रकम चंदे में दी, जिससे मौजूदा सर सैयद हॉल, साउथ का डाइनिंग हॉल और ईस्ट हॉस्टल की इमारत तामीर की। सर सैयद को कॉलेज के लिए चंदा मांगने में कोई आर न थी, तवाइफों से भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज किसी ने बख्शीश भी नहीं। कुछ दिख रहा है हमारे पास पेपर, नब तक नहीं है। हम सोच कर भी खुश हैं। हुआ ये कि आज लखनऊ की सारी तवाइफों के बीच नौरोज का आखिरी मुकाबला था। आज सारे नई रुपयों की थैलियां लेकर एक दूसरे से पैसा लुटाने में सक्षम ले जाने की उम्मीद में बैठे थे। अभी मुजरा शुरू भी नहीं हुआ था कि पूरा बाबा आया। हाँ, कोई सही से खान थे, अलीगढ़ से आए थे। हाँ, वो बुजुर्ग यहाँ से भी गुजरे थे। हमने झुक के सलाम ठोका, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। सफेद दाढ़ी और पुलिया देखकर मुझे देखने आ गए। हंसते हुए बोले कि बुढ़े को भी पूजा देखने का शौक है। मगर उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ा। बोले, साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करें। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी, वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कहने थे। इतने में एक मनचला जागीरदार बोल पड़ा कि मियां सैयद अहमद, यहाँ पे रुपया सिर्फ फाइलों में धनकता है। फिर क्या? वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बड़ी बेगम की मसनद में से घुंघरुओं वाला तोड़ा उठाया और अपने पैरों में बांधने लगे और कहा कि अगर कॉलेज के चंदे के लिए नाचना शर्त है तो अभी लीजिए। पता नहीं बड़ी नायिका बड़ी बेगम को क्या सूझा, वो अपनी जगह से उठी। हम में से कोई भी उनके घुंघरू को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती है। और कहाँ बड़ी ने अपने पैरों में बांध रहे थे। मैं तो डरी गई थी कि अभी खान साहब को आवाज देंगी, फिर खान साहब का डंडा होगा और बेचारी सैयद मियां की पीठ पर तड़ातड़ आवाजें। पूछा, बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या देती खान साहब? उनकी आंखों से तो आंसू की खड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा, अपनी माँ की मौत पर भी नहीं। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, ये जुल्म ना कीजिए बुजुर्गवार। आपके पैरों को छूकर अगर ये पायल पाक हो गई तो हम गुनाहगारियां भूखी ही मर जाएंगी। बस और अपना सारा जेवर उतार के उन बुजुर्ग की झोली में डाल दिया। फिर क्या था, हम सब ने भी उनकी देखा देखी अपने जेवर उतारे और उनकी झोली में डाल दिए। देखी ना खान साहब, मेरी कलाई, सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में।
देखिए देखिए ना खान साहब, मेरी आँख सोनी नहीं लग रही। मैंने तब नहीं की वाइनस डाल दी उनकी झोली में। हमारा देखा देखी शर्मा शर्मी में रईस ने भी अपनी जेबें खाली कर दी। मुजरा नहीं हुआ, सब लूटे लूटे। इसीलिए अब सारे रईसों की भूतियाँ लटकी हुई थी। मगर कसम से उस बूढ़े की झोली में मुझे अपने जेवर डालते वक्त इतना अच्छा लगा। खान साहब, ऐसी कैफियत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। अरे बेलो भूखी होगी हमें। चलो अंदर चलो। खान साहब किधर? खान साहब रुक जाओ। अभी एक रोल था, वो आंटी के बाहर निकल सर सैयद और कॉलेज फंड कमेटी की निगरानी में मदरसतुल उलूम नामी सर सैयद के प्री कॉलेज का एक पेड़ लगाकर इफ्तिताह हुआ। 1 जुलाई 1875 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मेयर और हैदराबाद के नवाब सालार जंग मदरसतुल उलूम के पहले विजिटर बनाए गए। 6 दिसंबर 1875 को पटियाला के महाराजा महेंद्र सिंह ने कॉलेज फंड कमेटी की दरख्वास्त पर 13,000 रुपये नकद और 1,800 रुपये सालाना का वजीफ़ा कॉलेज के लिए मुकर्रर किया। याद रखिए, उस ज़माने में सोने की कीमत 4,000 रुपये किलो हुआ करती थी। 3 जुलाई 1876 को अपने ओहदे से पेंशन लेकर बनारस से मुस्तकिल तौर पर सर सैयद अलीगढ़ आ बसे। आपके छोटे बेटे जस्टिस महमूद ने अपनी इलाहाबाद वाली कोठी बेचकर अलीगढ़ में एक ऑफिसर्स मैस अपने वालिद के लिए खरीद लिया था। वो फूस की छत वाला बंगला आज सर सैयद हाउस कहलाता है। और सैयद महमूद की इलाहाबाद वाली कोठी मोतीलाल नेहरू ने खरीदी थी, वो आज आनंद भवन कहलाती है। इसी कोठी में हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। सर सैयद का तहजीबुल अखलाक तेज़ी से शोहरत की बुलंदियां तय कर रहा था। उसमें लिखे जाने वाले सर सैयद के अलावा मोहसिनुल मुल्क और चिराग अली के मज़ामीन नौजवानों में बेहद मशहूर हो रहे थे, तो तहजीबुल अखलाक और सर सैयद के खिलाफ मुहिम भी तेज़ होती जा रही थी। कानपुर से निकलने वाले 2 पर्चे, नूरुल आफाक और नूरुल अनवार, लखनऊ से निकलने वाला अवध पंच और इशाअतुस सुन्नत सर सैयद और मदरसतुल उलूम के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहे थे। तहजीबुल अखलाक की कापियाँ जलाई जाती। लोग सर सैयद आले रहमा से इन तनकीदों का जवाब लिखने के लिए कहते तो उनका एक ही जवाब होता, हमारे मुखालिफिन हम पर कीचड़ उछालने के लिए हमारे पर्चे को पढ़ तो रहे हैं, इन पर्चों को जलाने के लिए इन्हें खरीद तो रहे हैं ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें नेक तौफीक दे, आमीन। ऐ परवरदिगार, इस कौम को तबाही से बचा, आमीन। इन्हें अक्ले सलीम अता फरमा, इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज अता फरमा। है मालिक, ये तेरे बंदे खुदकुशी पर आमादा हैं, जहानत को अपना मोड़ना बिछोना बनाए हुए हैं। इन्हें इल्म हुनर से सरफराज कर, मेरी मेहनतों को कबूल फरमा। सैयद भाई, कभी कभी जी चाहता है कि आपके मुखालिफिन रात के आधे पहर में लाकर दिखाऊं कि देखो, जिस शख्स के खिलाफ वो कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो कैसे रातों को जाग जाग कर तहज्जुद की नमाजों में कौम के दर्द के लिए रोता है। नींद नहीं आती। और सैयद भाई, खास तौर पर मैं उस मौलवी इमदाद अली कलेक्टर और अहमद अली बख्श को दिखाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं भाई मेरी। अरे भाई क्यों? क्योंकि इमदाद अली डिप्टी कलेक्टर हैं और अली बख्श डिप्टी कमिश्नर। अगर ये वो मौलवी होते तो ये ऐसा फतवा कभी नहीं देते। लेकिन बात यहाँ पर हक परस्ती की नहीं, कुर्सी परस्ती की है।
उन्हें अपने उन अंग्रेज दोस्तों और आकाओं को खुश करना है जो मुसलमानों को जदीद तालीम और इल्म व फन से बेबहरा रखना चाहते हैं। अगर ये फतवा देवबंद के मौलाना कासिम नानोतवी देते तो मेरे लिए फिक्र की बात थी, लेकिन मौलाना ममलुकतुल आला ने तो खुद ही अंग्रेजी जुबान सीखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुझसे ज़्यादा उन्हें इस सिलसिले में दिलचस्पी है, मेरी हमनवाई इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। दरअसल हमारे उलमा उस नसाब तालीम के ख़िलाफ़ है जो बच्चों में बेदीनी, लामज़हबियत, एथिज़म पैदा करता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये मौलवी अली बख्श हज के लिए गए, हरमैन शरीफ के 8 मौलवियों से वो फतवा लेकर आए हैं कि सर सैयद के बनाए हुए कॉलेज को तोड़ना हर हिंदुस्तानी के लिए वाजिब है। तो उन हरमैन शरीफैन के मुफ्तियों को वाजिब का मतलब तो पता होगा ना, कि जिस काम को बिना शरई उज़्र के छोड़ देना गुनाह के मुतरादिफ होता है। कमाल, वाह। मौलवी इमदाद अली ने आपके खिलाफ एक नया फतवा जारी किया। इरशाद कि आप जो खुशी खुशी आए थे कि लखनऊ की तवाइफों ने आपको चंदा देकर मालामाल किया है, उसके खिलाफ है ये नया फतवा कि तवाइफों के पैसे से बनी हुई इमारत में तालीम हासिल करना नाजायज़ है। सैयद भाई आप हैं? जी, और मैंने उसका जवाब भी सोच लिया है। मैं इन तवाइफों के पैसों से कॉलेज के बच्चों के लिए टॉयलेट्स और वॉशरूम्स बनवाऊं, क्योंकि इस फतवे में कहीं ये नहीं लिखा है कि तवाइफों के पैसे से बने हुए गुसल खाने में नहाना और वॉशरूम में फारिग होना नाजायज़ है। अल्लाह सैयद भाई, कभी कभी जी चाहता है कि आपके हाथ पर बैत कर दूं। भाई मेरी सोच लीजिए, आपको ये बैत बहुत महंगी पड़ेगी, फिर आपका ये पीरो मुर्शिद आपसे डबल हक से चंदा मांगने लगे और आप भी हमसे उसी तरह कतराने लगेंगे जैसे हमारे दूसरे दोस्त कतराने लगे। चंदा मांगते मांगते हमारी शक्ल भी शायद फकीरों जैसी हो, ना भी मांगे तो लगता है कि कुछ मांग रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, मेरी बहू काम कर रही थी और मैं उसके सूनी कलाइयों को देख के अफसोस कर रहा था कि बेचारी की उंगलियों में मैंने एक अंगूठी भी नहीं छोड़ी। मुझे अपने तरफ इस तरह देखता पाके वो बोली, अब्बा जान अब इस तरह हमें मत देखिए, आपको देने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी कौम में सैकड़ों नेकियां देखता हूँ, लेकिन नाशाइस्ता। उनके अंदर शुजाअत है, उनके अंदर दिलेरी है, लेकिन खौफनाक। उनके अंदर अक्ल भी है, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने और मैनिपुलेशन के काम आए। उनके अंदर सब्र और क़नाअत भी है, लेकिन वो बिला मौका और बेज़रूरत है। ये तमाम जेवर अगर तालीम की रोशनी से सज जाएं तो हमारी कौम की दुल्हन कितनी खूबसूरत है। वजह फरमाया आपने। अच्छा सैयद भाई, आप गवर्नर की दावत में आगरा तशरीफ ले गए, लेकिन दावत में शरीक नहीं हुए, क्यों? अरे भाई मेदी, उस अंग्रेज गवर्नर ने आगरा में हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के लिए अलग अलग शामियाने लगाए थे, अलग अलग इंतजाम था। मैंने ये जो देखा, इस तफरीक से आपको अंदाजा है कि कितना गुस्सा आया मुझे। मैं फौरन बॉयकॉट करके उठ गया उस दावत का। हम अंग्रेजों की हर बात को सही समझे और अपनी गैरत को ताक पर रखे, ये गवारा नहीं है। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी का खत आया था। उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई है और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें शामिल हो जाए। मेरा ख्याल है कलकत्ता वाले हमसे 70 साल आगे हैं, तालीम के मैदान में भी, फनून के मैदान में भी। उनके पास रहबरा हैं, लीडर्स हैं, वो दुनिया भर से हिमायत हासिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? अगर हमने इस वक्त अंग्रेज़ों से टकराने की हिमाकत की तो यकीन मानिए 1857 दोबारा दोहराया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब उन्हें ये खत लिखें कि अभी आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें
जब हम इस काबिल हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि आपकी पार्टी में शामिल हो या हम खुद एक नई पार्टी बनाएं। अच्छा, अभी तो 3:30 बजे हैं भाई, आप क्यों जा रहे हैं? आप जाके सो जाइए, सुबह होने में बहुत देर है। अच्छा सैयद भाई, परसों मैंने हैदराबाद के कुछ रईसों को अपने यहाँ दावत पे बुलाया है। आप दावत के बाद कॉलेज के क़याम के सिलसिले में अपनी बात, अपना मौक़िफ़ रख दीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। भाई मेहदी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन मैं ये दावतों को फजूल खर्ची समझता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ कि बिना दावत के कोई नहीं आएगा। और अगर उन्हें खबर लग गई कि सैयद अहमद खान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, तो जो आ रहे होंगे वो भी मेरे घर से कतरा कर गुजरेंगे। मौला के करम से मेरे यहाँ की दावतें पूरे हैदराबाद में मशहूर हैं। आम तौर पर इस दावतों का लोग इंतज़ार किया करते हैं। कह दीजिएगा उनसे कि ये बड़े मियाँ ने खाना बनाने नहीं दिया, हमने चूल्हा जलाया था, उसमें इन्होंने पानी झोंक दी। नहीं मोहतरम, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरी रेपुटेशन पर आ जाएगी। आप बस कल आ रहे हैं। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं इस दावत में? अब दावत के अखराजात तो मैं पहले से तय नहीं करता हूँ, फिर भी कोई अंदाजा तो होगा। यही कोई 1-2 हज़ार रुपए। 2000? भाई मेहदी, आप आधा किलो सोने की कीमत की दावत करवा देंगे और वो लोग खाकर सुबह भूल जाएंगे। लाइए वो 2000 समझिए मैं दावत में से सैयद भाई, अगर आप आएंगे तो 4000 रुपए दूंगा। तब तो मैं जरूर आ रहा हूँ। 4000? अब ये 4000 याद रखिएगा, जरूर आ रहा हूँ। शुक्रिया बहुत। आज जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल वायसराय हिंद के जरिए अलीगढ़ की फौजी छावनी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संग बुनियाद फाउंडेशन गैर मामूली शान और शौकत से रख दिया गया, जो आज भी स्ट्रेचर हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और इसी तरह से गैर मुसलमानों और हुकूमत की झिझक को ख़त्म करने के लिए मदरसतुल उलूम का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया। सर सैयद ने शानदार और आला सतह पर कॉलेज की इमारतें बनाने का काम शुरू किया। उसके लिए रुपया दरकार था। सर सैयद ने उसके लिए अलग अलग तरकीबें सोची। एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए कि जो 20 रुपये का चंदा देगा उसका नाम कॉलेज के कंपाउंड की जाली पर लिखा जाएगा। 1500 रुपये देने वाले का नाम एक कमरे की पेशानी पर लिखा जाएगा। 500 रुपये देने वाले का नाम स्ट्रेची हॉल में संगे मरमर पर खुदवा दिया जाएगा। वो नाम आज भी हस्बे वादा उन्हीं मकामात पर मौजूद हैं। सर सैयद ने बहुत बड़े मिशन पर इमारतों की तामीर का काम शुरू किया। वो बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट भी थे और अकाउंटेंट भी। आज सर सैयद की बनाई हुई उन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किसी इंजीनियर की नहीं बल्कि एक तालीम के मतवाले बूढ़े फ़कीर के दर्द दिल की कारीगरी का शाहकार है। सर सैयद ने सारा काम अलीगढ़ और आसपास के राज मजदूरों से ही करवाया था, जो ना तो उस किस्म के बिल्डिंग्स बनाने का कोई तजुर्बा रखते थे, ना उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी। वो मजदूरों और काम करने वालों के ट्रेनर्स भी थे, तो उनके गमगुसार और डॉक्टर भी। सर सैयद औरतों की तालीम के मुखालिफ नहीं थे, बस उनका ये ख्याल था कि पहले मर्दों की तालीम का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो फिर तालीम याफ्ता मर्द अपनी बहन बेटियों की तालीम और तरबियत के इंतज़ाम की खुद ही फिक्र करने लगे। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। सर सैयद की ये दूरअंदेशी फौरी रंग लाई और MAO कॉलेज के और सर सैयद के एक चहीते तालिब इल्म शेख अब्दुल्ला उर्फ पापा मियाँ ने विमेंस कॉलेज कायम करके कौम की बेटियों को तालीम का ऐसा इंतज़ाम करवा दिया कि नस्लों को संवारने का जरिया बना हुआ है।
अरे आज मलकिन के बहन की शादी है। अरे ठीक है, खुसरो के गीत सुनकर रोवत हो बाबा। मरद हो ना मरद। अरे मरद नहीं खुसरा, बाबुल के गीत सुनकर रोवत है कहूँ। जिस बदनसीब बाप की इकलौती बेटी मर जाए तो उस बेटी की दो कब्रें बनती हैं बेटा। एक कब्रिस्तान की जमीन पर और दूसरी बाप की छाती पर। खुसरो का ये विदाई गीत सुनकर मेरी आंखों से आंसू तो क्या बिठक के तो कब छोटी थी, 11 साल की बच्ची। मैं लंदन जा रहा था, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। मेरी शक्ल देखे जा रही थी, रोए जा रही थी। मैं समझ रहा था कि बिन माँ की बच्ची है। मैं जा रहा हूं, इसे तन्हाई का खौफ सता रहा है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो बच्ची अपने बाप को आखिरी बार दिल भर के देखना चाहती है। मुझे मालूम था होता कि वो मेरे जाने के बाद मर जाएगी, तो मैं उस रात सारी रात जाग कर उसे सीने से लगा के रखता। उसे तो मैंने कभी जी भर के प्यार भी नहीं किया। उससे प्यार करता तो मेरे सीने की आग कुछ कम होती। अब ये पछतावा लेकर ये गीत सुनता हूं तो उसकी कब्र की मिट्टी फिर से गिरने बनाती है। ए रामू के बच्चे, गीत काहे रुकवाए बे? अरे मलकिन कौन नहीं फिर शुरू करवा देते हैं। बूढ़े बाबा को देख के समझी कि घर के बुजुर्ग और चुप हो गई। तो मलकिन की बाबा फिर से बल्कि हम मना किए। मलकिन आज जूता से कुटाई का ना कहिएगा मलकिन। इनकी पिटिया गुजर गई है, वो गीत सुन के रोवा था मलकिन। रहने दीजिए मलकिन। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं आते। जब हमने लड़कों का कॉलेज कायम किया था तो अपने एक दोस्त के हाथ पर बंधे हुए इमाम ज़मीन की खैरात लेकर चंदा मांगने की इब्तिदा की थी। अब जब हमारी फंड कमेटी ने औरतों की तालीम के बारे में सोचा है तो वो जो टूटी हुई जूती आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी उसको हमने दुरुस्त करवा कर एक दूसरी जूती उसी तरह की कुटवाई और उसको बेचने से जो 2 आने का फायदा हुआ है उसकी रसीद आपको देंगे। अरे रामू संभाल। औरत के पैरों के नीचे जन्नत है बेटा। हम भी कदर करते हैं और आप भी कदर कीजिए। ऐसी राहों पे चलिए कि आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत हो। अगर मर्द जाहिल हो तो वो चंद लोगों का नुकसान करता है, मगर औरत जाहिल हो तो वो नस्लों को तबाह कर देती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितना किया बाबा, कितना किया तुमने। ये अपनी जूती तुमको दान में दी थी और तुमने उसी जूती की चोट चलाकर हमारे हाथों में थमा दी बाबा। हम अपने अहंकार में इतना गिरे, नहीं बाबा। जा कहाँ रहे हैं आप? रामू, रामू रोक इस शिक्षा के साथ रोक। अरे मलकिन क्या कर रही है? अरे आप हमारा विमान चूर करके ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे भैया विमान जिंदा है। रामू
सर सैयद हिंदुस्तान के पहले आर्कियोलॉजिस्ट करार किए जाते हैं। आपने अपनी मुलाजिमत के दौरान जो आसार कदीमा जमा किए थे वो तमाम कॉलेज के तलबा की रिसर्च और तहकीक की गर्ज से साइंटिफिक सोसाइटी की बिल्डिंग में महफूज करवा दिए थे। ये मूर्तियाँ आज भी यूनिवर्सिटी के मूसा डॉकरी सेंट्रल म्यूजियम में महफूज हैं और उनकी मालियत आज के दौर में 200 करोड़ से तजावुज कर गई है। चंदा जमा करने के लिए आपने नित नए तरीके ईजाद किए। नवाब मुजम्मिल खां के साथ मिलकर अलीगढ़ एग्रीकल्चर नुमाइश का इनेकाद किया और चंद ही बरसों में अलीगढ़ नुमाइश की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इस नुमाइश का एक बड़ा अट्रैक्शन इनमें आने वाली नौटंकियाँ थी, जो कि उस वक्त इंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया हुआ करती थी। इन नौटंकियों में बहुत भीड़ हुआ करती थी। उस जमाने के लिहाज से उन नौटंकियों में लड़कियों का पार्ट लड़के ही अदा करते थे। सर सैयद ने भी रुपया जमा करने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थिएटर क्लब कायम किया और एक ड्रामा तैयार किया और स्टेज पर आकर आवाज़ लगाई। आ रहा हूँ भी 5 मिनट। बर्बाद क्या बोला बीवी? बंद 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 किया लैला को नजर, किया लैला को नजर, किया लैला को नजर। तो पहुंचा समरकंद कंद कंद, तो पहुंचा समरकंद कंद कंद, तो पहुंचा समरकंद कंद कंद। का मानोगी कहना या जलवा दिखाकर हो जाओगी मेरे प्यार का ऐसे मजनू को क्या सजा दी जाए? हम करेंगे मजनू गिरफ्तार, 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 करेंगे मजनू
प्यार का मान भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले। इब क्या होगा, इब क्या होगा, इब क्या होगा। मजनू लाला गोल। कोई नहीं जाएगा, मुझे पैसा दिए बगैर कोई नहीं जाएगा। साहिबो, मैं ये सफेद दाढ़ी और अपनी उम्र नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये हकीकत है, जैसे हमारी अबतरी भी एक हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए सब कुछ और दूसरे बच्चों के लिए कुछ नहीं, ये उन लोगों का भी ख्याल था जिनके बच्चों की खातिर आज हम ये नौबत आ गई है कि स्टेज पर खड़े हैं। आप बरसों से इन नौटंकियों में नौखेज लड़कों को लड़कियों का पार्ट अदा करते हुए देखते आए हैं और उन पर सिक्के निछावर करते आए हैं। आज आंख बंद करके तसव्वुर कर लीजिए कि आपके सामने एक बूढ़ा सैयद नहीं, एक नौखेज लड़का लड़की बना खड़ा है, और जो सिक्के आप उस पर निछावर करने के लिए लाए थे वो मुझ पर फेंक दीजिए। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। नहीं सही भाई, कोशिश नहीं। सब नहीं देख सकते। देखो साहिबो, देखो बूढ़े सैयद का तमाशा देखो, जिनके पैरों में शाहों के ताज और सर पर फतेह का परचम लहराता था, और उन्हीं पैरों में पाजेब और सर पर आंचल का मलाल। और ये नए कॉलेज के बच्चे पेशेवर भान नहीं है। हम तुम्हारे रोए सुखन पर नहीं खरे उतर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मदद से अपनी जिंदगी के मयार पर जरूर खरे उतरेंगे, ये तय है। ऐसे सिक्कों की बारिश कभी नहीं हुई। अजीब नज़ारा था, लोगों की जेबें खाली और आंखें लबालब भरी हुई थी। दरअसल ये हुआ कि लैला का पार्ट अदा करने वाला वो लड़का ऐन वक्त पर इसीलिए फरार हो गया था कि कहीं उसके नाम के साथ हमेशा के लिए लैला न जुड़ जाए। सर सैयद आले रहमान ने कॉलेज के लिए बेहतरीन टीचर्स को चुना, जिनमें मौलाना शिबली, मौलाना विलायत हुसैन, नूरुद्दीन सलीम, प्रोफेसर जादव चंद चक्रवर्ती, थॉमस रेनाल्ड, प्रिंसिपल थियोडोर बैग, थियोडोर मैरिसन, सेडल्सबर्ग ऐसे टीचर्स हैं जिनके रेफरेंसेस आज भी मिलते हैं। 8 जनवरी 1877 की रात तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने एक दोस्त मौलवी समी अहमद के साथ मदरसतुल उलूम की बुनियाद का जो पहला पत्थर रखा था, उस पर अब इमारतें तामीर होने लगी थी। सरमाए की किल्लत के बावजूद सर सैयद ने बिल्डिंग्स के डिज़ाइन और मजबूती का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज भी 150 साल पुरानी इमारतों के मुकाबले की कोई इमारत यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। दुनिया में 13 तरह की आर्किटेक्चरल आर्चेस पाई जाती हैं, और इन आर्चेस की ये तमाम टाइप्स सर सैयद की बनाई विक्टोरिया गेट, सेंट्रल विस्टा और जामा मस्जिद में मौजूद हैं। अच्छा, तुम लोग को एक बात पता है? जो हमारे नए प्रिंसिपल थियोडोर बैग साहिब हैं, उन्होंने एक और प्लान बनाया है कि मगरिब की नमाज से पहले हॉस्टल में अटेंडेंस होगा। अब यही अटेंडेंस का रजिस्टर मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में खोला जाना है।